आज की हेडलाइंस हैं जापान के प्राइम मिनिस्टर का रिजाइन करना, केवल और केवल ये मानते हुए कि इनकी पार्टी की बस सरकार चलती रहे। इनमें लोगों का विश्वास खत्म हुआ है, कोई बात नहीं। अगर मैं काबिल नहीं रहा तो मेरे स्थान पर कोई और बनकर आ जाएगा। माना कि मैं ट्रंप के साथ सही से डील नहीं कर पाया। क्या है पूरी कहानी? ट्रंप से ऐसी कौन सी डील थी जिससे कि जापान के प्राइम मिनिस्टर को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा? ऐसी कौन सी डील थी जिससे जापानियों ने ह्यूमिलिएशन फील किया, जिसके चलते जापानियों को शर्मिंदगी का महसूस एहसास हुआ? आज के सेशन में इन सब का जिक्र करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे, जापान की राजनीतिक व्यवस्था को समझेंगे, समझेंगे कि शिंजो आबे के बाद से लेकर अब तक जापान में कोई भी प्राइम मिनिस्टर अपना पूरा कार्यकाल क्यों नहीं कर पाया। आज के सेशन में हम यह भी जानेंगे कि किस तरह अमेरिका अपने ऊपर आश्रित हो रखी अर्थव्यवस्थाओं को अब अपनी शर्तों से चला रहा है और उन्हीं शर्तों के अंदर जापान जैसे देश की सरकार कैसे बदल गई। हालांकि प्रयास भारत के साथ भी है, आसपास तो हम देख ही चुके हैं कि अमेरिका ने कैसे पाकिस्तान के अंदर, बांग्लादेश के अंदर सत्ता परिवर्तन किए हैं। ऐसे ही प्रयास भारत के अंदर भी हैं और भारत को भी ट्रेड और टैरिफ के नाम पर दबाने का प्रयास अमेरिका लंबे समय से कर रहा है। लेकिन क्या वाकई में भारत की सरकार टिक पाएगी ट्रंप के इन दबाव के चलते, या हमारे यहां पर भी जनता में सरकार के विरुद्ध एक अनरेस्ट पैदा होगा जिसके चलते सरकारों को विचार करना पड़ जाएगा? सारी बातें विस्तार से आज के सेशन में होंगी। सेशन को ज्यादा से ज्यादा साथियों से साझा कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और जरूरी जानकारी ये जान लीजिए कि हमारे एप्लीकेशन अपनी पाठशाला पर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी के मेरे कोर्सेज उपलब्ध हैं, जिन्हें आप जाकर एक्सेस कर सकते हैं पूरी 1 साल की वैलिडिटी के साथ। हमारी हैंड रिटन बुक्स अब हिंदी और इंग्लिश दोनों में उपलब्ध हैं। आप उन्हें यूट्यूब से भी ऑर्डर कर सकते हैं, नीचे उसके अंदर लिंक आ रहा होगा, या फिर आप फ्लिपकार्ट से भी इन्हें ऑर्डर कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारी नई साइंस एंड टेक्नोलॉजी की एक पुस्तक आई है जो वनडे एग्जामिनेशन के लिए है, इंग्लिश माध्यम में उपलब्ध है, आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। और हाँ, हाल ही में हम स्पॉटिफाई पर भी अवेलेबल हुए हैं, अगर आप उसको सुनते हैं तो आप हमारे सेशंस को वहां भी सुन सकते हैं। आइए साथियों चर्चा करते हैं। जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। जापान के नेशनल ब्रॉडकास्टर, जैसे हमारे यहाँ डीडी न्यूज चलता है, ऐसे ही एनएचके के अनुसार शिगेरू ने यह इस्तीफा रविवार को अपने पद से दे दिया, क्योंकि उनकी पार्टी जो लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी है उसके अंदर फूट को रोका जा सके। लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी, डेमोक्रेट्स, बाइडेन के समय के बाद डेमोक्रेट्स, इस समय ट्रंप का जो काल चल रहा है, रिपब्लिकन्स की अमेरिका में शासन है। क्या यह कहा जा सकता है कि भाई डेमोक्रेट डेमोक्रेट को ही पसंद करते थे, इस चक्कर में ऐसा हुआ? वो पार्टी पॉलिटिक्स अमेरिका की जापान में फॉलो नहीं होती है, लेकिन अपनी पार्टी के अंदर फूट को होने से रोका जा सके, इसे ध्यान में रखते हुए इन्होंने कल अपने पद से इस्तीफा दे दिया। जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा के इस अनाउंसमेंट के बाद मीडिया में चर्चाएं बहुत तेजी से होने लगी कि इन्होंने अपना 1 साल भी पूरा नहीं किया है और 1 साल से पहले ही इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। ऐसा क्यों हुआ? तो इन्होंने कहा कि मेरी पार्टी में कहीं मत भिन्नता ना हो, सरकार चलाने में पार्टी के लीडर्स को दिक्कत ना हो, इसलिए मैं अपने पद से इस्तीफा दे रहा हूं। तो इन्होंने अपने पार्टी के पद से इस्तीफा दे दिया। शिगेरू के इस्तीफे के पीछे बहुत सारी बातों में से जो सबसे प्रमुखता से निकलकर आई वो आंतरिक राजनीति तो थी ही, अमेरिका और जापान के व्यापार संबंधों का भी गहरा असर इनके इस्तीफे के कारणों में बताया गया। अब मैं आपको थोड़ा सा जापान की राजनीतिक व्यवस्था समझा देता हूं। जैसे भारत के अंदर मल्टी पार्टी सिस्टम है, बहुत सारी पार्टियां हैं, इसी तरह से जापान में भी बहुत सी पार्टियां हैं। उनमें से सबसे बड़ी पार्टी एलडीपी पार्टी है, जिसका शासन चल रहा है, दैट इज लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी। लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी से ही लगातार शिंजो आबे के बाद के जो प्रधानमंत्री हैं वो बनते आ रहे हैं। शिंजो आबे रहे हों, योशिहिदे सुगा रहे हों, फ्यूमियो किशिदा रहे हों, या फिर शिंगेरू इशिबा रहे हों, ये सभी एलडीपी से बने हुए प्रधानमंत्री रहे हैं। एलडीपी 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 एलडीपी। शिंजो आबे ने अपने पद से तबियत खराब होने का कारण देते हुए पद से इस्तीफा दे दिया था। 2020 में इन्होंने अपने तबियत का हवाला देते हुए पद से इस्तीफा दिया। उसके बाद में योशिहिदे सुगा सत्ता में आते हैं। ये सत्ता में आते हैं लेकिन साल भर से कम समय के अंदर, साल भर और 19 दिन के अंदर अपने पद से इस्तीफा देते हैं। कारण बताते हैं कि मैं कोरोना से सही से नहीं निपट पाया हूं, इसलिए मुझे पद से इस्तीफा देना पड़ रहा है। इसके बाद में फिर फ्यूमियो किशिदा आते हैं। इनके ऊपर आरोप लगता है कि इनके समय में पार्टी में भ्रष्टाचार बहुत हुआ, लोगों ने पैसा इधर से उधर कर दिया। इसके बाद ये पद से इस्तीफा दे देते हैं। फिर इनके बाद में शिंगेरू इशिबा आते हैं। ये अब इसलिए इस्तीफा देते हैं क्योंकि अमेरिका के साथ में हम हैंडल सही से नहीं कर पाए। थोड़ा सा मैं अब आपको संसद का भी चित्र दिखा देता हूं। जैसे भारत के अंदर संसद पार्लियामेंट है,
ऐसे ही जापान की संसद को डायट के नाम से जाना जाता है, नेशनल डायट ऑफ जापान के नाम से। जैसे अमेरिका की संसद को कांग्रेस के नाम से जाना जाता है, ऐसे ही यहां की संसद को नेशनल डायट के नाम से जाना जाता है। हमारी संसद के अंदर 3 प्रमुख अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ऐसे ही इनकी संसद के अंदर 2 अंग होते हैं, हाउस ऑफ काउंसलर्स और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स लोकसभा की तरह है और हाउस ऑफ काउंसलर्स राज्यसभा की तरह है, एक लोअर हाउस और एक अपर हाउस। इन दोनों में से अपर हाउस के अंदर 248 सीट होती हैं और लोअर हाउस में 465 सीट होती हैं। अब सत्ता पक्ष के पास कितने नंबर उपलब्ध हैं अगर आप वो देखें तो नंबर बताते हैं कि 233 सीटें होनी चाहिए सरकार चलाने के लिए, लेकिन सत्ता पक्ष के पास 220 सीटें हैं लोअर हाउस में। वहीं अपर हाउस में 248 में से 124 सीटें होनी चाहिए, लेकिन सत्ता पक्ष के पास 121 सीटें हैं। आफ्टर ऑल गठबंधन 121 आउट ऑफ 124, जो 124 होनी चाहिए थी वहां 121 है, जहां 233 होनी चाहिए थी वहां 220 है। दोनों ही जगह सरकार अल्पमत में है। फिर चल कैसे रही है? चल रही है अपोजिशन की सहायता से। अपोजिशन ने अपर हाउस में अपनी तरफ से 3 सीटों के लिए सहायता दी हुई है कि आप सरकार चलाइए, देश के लिए कोई प्लान लाइए, हम आपको समर्थन देते हैं। अर्थात यहां का अपोजिशन इस जिद में नहीं है कि हमें सरकार चलानी है। क्यों ऐसा है? क्योंकि बहुत से ऐसे दल हैं जो अपना एफिलिएशन नहीं देते कि हमको किसी पार्टी में नहीं जाना। अर्थात अपोजिशन के पास भी 124 नहीं है, सत्ता पक्ष के पास भी 124 नहीं है। ऐसे में सत्ता पक्ष को अपोजिशन का समर्थन है, उससे सरकार चलती रहती है। अपोजिशन सरकार से अपना समर्थन हटाती है, सरकार हिल जाती है। कुल मिलाकर के सरकार मिलजुल करके चल रही है। ऐसे में एलडीपी की ही सरकार लंबे समय से चली आ रही है। एलडीपी के सबसे प्रमुख नेता शिंजो आबे थे, जिन्होंने 5 साल से ज्यादा यानी 7 साल तक कार्य किया और उसके बाद में उन्होंने अपने पद से हेल्थ कारणों को बताकर इस्तीफा दे दिया। शिंजो आबे का काल दुनिया भर के अंदर भी रिकॉग्नाइज होता है क्योंकि क्वाड समिट्स के लिए इन्होंने काफी ज्यादा इनिशिएटिव्स लिए थे। भारत में भी शिंजो आबे भारत और जापान के बीच में बुलेट ट्रेन को लेकर के भी काफी चर्चित रहे। शिंजो आबे ने अपने हेल्थ रीजन से इस्तीफा दिया और उनके बाद में इनके उत्तराधिकारी के रूप में योशिहिदे सुगा इनकी ही पार्टी से पार्टी को चलाने के लिए चुने जाते हैं। पार्टी के ही अंदर, यानी देश में इलेक्शन नहीं हुए हैं, उनकी पार्टी से जब कोई पद से इस्तीफा दे दे, जैसे मान लीजिए आज प्रधानमंत्री इस्तीफा दे दे और सरकार चलती रहे, तो उनके स्थान पर कोई पार्टी की तरफ से ही कोई नेता अगर आकर के प्रधानमंत्री पद पर बैठे, बिल्कुल वैसे ही योशिहिदे सुगा प्रधानमंत्री बनते हैं। योशिहिदे सुगा जब प्रधानमंत्री बनते हैं तो उनको अपने साथ में पार्टी के अंदर 2 और उम्मीदवार दिखाई देते हैं जो इनकी ही पार्टी में प्रधानमंत्री बनने की चाह रखते हैं, या फिर कहिए पार्टी के अंदर पार्टी के प्रेसिडेंट की चाह रखते हैं। योशिहिदे सुगा प्रधानमंत्री बनते हैं, लेकिन उस समय इशिबा और किशिदा ये 2 वो लोग थे जो साथ-साथ कंटेंडर्स थे कि सुगा के साथ-साथ आप चाहो तो हमें भी बना सकते हो। मतलब ऐसा होता है ना, पार्टी में बताओ प्रधानमंत्री कौन बनना चाहेगा, तीनों ने दावेदारी कर दी थी। ऐसे में पहले ये बनते हैं, उनके बाद में ये इस्तीफा देते हैं, फिर ये बनते हैं, फिर ये इस्तीफा देते हैं, अब ये बनते हैं और अब ये भी इस्तीफा दे चुके हैं। कुल मिलाकर के शिंजो आबे के बाद जो तीनों दावेदार थे, तीनों प्रधानमंत्री टेक्निकली रह चुके हैं। जापान के अंदर योशिहिदे सुगा जापान के प्राइम मिनिस्टर पद से इस्तीफा दे देते हैं। यह वो काल था जिस समय कोरोना ने एंट्री की थी और उस समय पर यह देश की अर्थव्यवस्था को नहीं संभाल पाए। ऐसा कहते हुए इन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया। पद से इस्तीफा दिया, इनके स्थान पर दूसरे व्यक्ति किशिदा की एंट्री होती है। फ्यूमियो किशिदा अपने द्वारा जापान के अंदर हुए इलेक्शंस को जीतते हैं। रूलिंग पार्टी इलेक्शन जीतती है और इसके अंदर फिर से लीडर बनकर फ्यूमियो किशिदा आते हैं और वो देश को चलाने लगते हैं। लेकिन प्राइम मिनिस्टर किशिदा को भी अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है। रीजन होता है, इनकी पार्टी ने असल मायने में पॉलिटिकल पार्टी को मिले चंदे का दुरुपयोग कर लिया था और उस चंदे से निजी काम कर लिए थे। ऐसे में उन राजनेताओं को इन्होंने पद से हटा दिया, लेकिन जनता का अविश्वास कम नहीं हुआ, जिसके चलते किशिदा को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। जापान के प्रधानमंत्री फ्यूमियो किशिदा को अपने पद से लोकप्रियता में भारी गिरावट के चलते और घोटालों के चलते पद से इस्तीफा देना पड़ा था। किशिदा हटते हैं, फ्यूमियो किशिदा को पद से इस्तीफा देना पड़ता है और उनकी जगह शिगेरू इशिबा प्रधानमंत्री बनकर आते हैं और डाइट में इनको पद संभाल दिया जाता है अक्टूबर 27 को कि चलिए अब आप पद संभालिएगा साहब। जापान के नए प्रधानमंत्री आते हैं और कहते हैं कि अब जापान की अर्थव्यवस्था में जो गिरावट आ रही है, डिफ्लेशन जो हो रही है, अब मैं उसको काउंटर करूंगा और जापान को ऊपर लेकर चलूंगा। किशिदा सरकार चला ही फ्यूमियो ये क्या नाम है इशिबा सरकार चला ही रहे होते हैं, इतने में कोरोना की तरह ट्रंप आ जाते हैं। दुनिया में ट्रंप का आगमन होता है अमेरिकी प्रेसिडेंट के रूप में और उनका प्रकोप शुरू होता है। जैसे अर्थव्यवस्थाओं को पहले कोरोना ने परेशान किया, इस बार
कोरोना से बड़ा एक वायरस धरती पर होता है और उसका नाम ट्रंप है, और वो आकर के जापान को डसना शुरू करता है, दुनिया को डसना शुरू करता है। ट्रंप आते हैं, दुनिया को बताते हैं कि दुनिया वालों, तुम अमेरिका के वजह से अमीर हो, क्योंकि अमेरिका के लोग कंज्यूमर ज्यादा अच्छे हैं, वो ज्यादा पैसा खर्च करते हैं, तुम लोग हमसे पैसा कमाते हो, तुम पैसा कमाते हो, अब हमें भी उस कमाए हुए पैसे में से वापस पैसा दो। ये बिल्कुल वैसे था जैसे आपके घर में काम वाले काम करते हो, लेकिन अचानक सेठ जी को पता चलता है कि मेरे इतने सारे कर्मचारी मुझसे पैसा कमाते हैं। सेठ जी कहते हैं कि तुमने मुझसे इतना पैसा कमाया? कर्मचारी कहते हैं सर, हमने मेहनत का पैसा कमाया। बोले नहीं नहीं नहीं, कमाया तो तुमने मुझसे ही था ना, तो लाओ अब अपनी तनख्वाह में से इतना इतना पैसा मुझे दो, क्योंकि तुम्हारे पास इकलौता साधन मैं ही हूं कमाई का। बस यही कह करके ट्रंप ने जापान जैसे तमाम देशों को धमकाया कि मैं तुम पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगा दूंगा। साहब, रेसिप्रोकल टैरिफ का दौर आता है। रेसिप्रोकल टैरिफ में जापान पर कहा जाता है कि तुम्हारे ऊपर 46% टैरिफ लगाने का मन है, क्योंकि तुम हमारे ऊपर 46% टैरिफ लगाते हो, यानी कि अमेरिकी सामान अगर जापान में बिकने जाता है तो तुम उस पर 46% वसूलते हो। तो फिलहाल के लिए मैं तुम्हारे ऊपर मात्र 24% टैरिफ लगा रहा हूं, अभी इतने में ही खुश रह लो जापान वालों, हम तुम्हारे ऊपर ज्यादा सख्ती नहीं, फिलहाल तो 24% ही रख रहे हैं, बाकी बाद में देखेंगे। साहब, ट्रंप ने जापान को 24% से पेनल्टाइज कर दिया। जैसे भारत के साथ में हुआ था वैसे ही इनके साथ हुआ। भारत को 26% में नाप दिया गया, जापान को 24% में। हम तो खैर अमेरिका का रवैया पहले से जानते थे, क्योंकि अमेरिका भारत के लिए, ये तो बाद में बदलने लगा है जब ओसामा पाकिस्तान में मिला है, अदरवाइज तो पाकिस्तान प्रेमी ज्यादा हुआ करता था। लेकिन जापान का क्या करें? जापान तो वो देश है जो कि पला ही अमेरिका की शह पर है। आप पूछेंगे ये कैसे? असल मायने में थोड़ा सा इतिहास अगर आप उठाकर देखें तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान जो बहुत बड़ा आक्रांता बना हुआ था, उसने अमेरिकी न्यूक्लियर बॉम्ब खाने के बाद ही दुनिया में शांति की राह अपनाई थी। जापान पहले बहुत उद्दंड देश हुआ करता था, मतलब इतना जबरदस्त हुआ करता था कि दुनिया पर एक तरफ से हिटलर मार कर रहा था तो दूसरी तरफ से जापान कर रहा था। जापान ने चाइना का 1/3 एरिया कब्जा रखा था। ये जो कोरिया, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया देखते हैं, ये सब कब्जे में था जापान के। जापान के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब पड़े तब जाके जापानी लोग पीछे हटे। उसके बाद ये इतने पीछे हटे और अमेरिका ने इनको ऐसे पकड़ लिया कि बेटा, तुम्हारी उद्दंडता को रोकने के लिए तुम्हें तुम्हारी फोर्सेस खत्म करनी पड़ेंगी और अमेरिकी फोर्सेस अब जापान में रहेंगी। जापान ने कहा ठीक है, अब हम लोग चूंकि मर चुके हैं, भाई लाखों की संख्या में जापान में लोग मारे, हिरोशिमा नागासाकी पूरी तरह तबाह हो गए। अमेरिका ने कहा कि ठीक है, अगर तुम ये शर्तें मान लेते हो तो तुम आराम से केवल तरक्की पर फोकस करो, डिफेंस पर फोकस मत करना। तुम तरक्की पसंद बन जाओ, डिफेंस पे फोकस मत करो, मेरे सहूलियत के लिए मेरे अलाय बन जाओ, मेरे मित्र बन जाओ, मैं तुम्हारी सुरक्षा सुनिश्चित करूंगा, लेकिन तुम अब हथियार नहीं उठाओगे। जापान ने कहा ठीक है, अगर आप हमारी सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं, चूंकि हम इतने लोग मरा चुके हैं अपने, तो ऐसे में अब हम तरक्की पर ही फोकस करेंगे। जापान ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में फिर केवल और केवल फोकस किया तरक्की पर। डिफेंस पूरी तरह से निल कर दिया कि अमेरिका सुरक्षा करेगा, हम केवल फोकस करेंगे, और पूरी तरह से वो व्यक्ति बन गए जिनको दुनिया में अब सबसे सज्जन व्यक्ति माना जाता है। मतलब अगर कहा जाए हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में जो टॉप पासपोर्ट चलता है वो जापानियों का चलता है, कि इनसे ज्यादा संस्कारी दुनिया में अब कोई नहीं है। ये हृदय परिवर्तन ज्यादा पुराना नहीं है, 75 साल का इतिहास है इसका। खैर, जापान ने तरक्की की राह पकड़ी और उसने इतनी तेजी से अर्थव्यवस्था को ग्रो किया कि उसने तमाम यूरोपियन अर्थव्यवस्थाओं को पीछे छोड़ दिया। छोटू सा देश, 4 आइलैंड पर बसा हुआ देश, उस 4 आइलैंड के देश ने यूरोप के बड़े बड़े देशों को पछाड़ दिया, दुनिया की 3rd इकोनॉमी बनकर बैठ गया। आज भी वो 5वें नंबर पर डला हुआ है, भारत 4थे नंबर पर है। इसके साथ दिक्कत सिर्फ ये रही कि यहाँ की आबादी बढ़ना रुक गई, लोगों के अंदर डेवलपमेंट की इतनी चाह हो गई, महिलाओं के द्वारा वर्कफोर्स में पार्टिसिपेशन इतना हो गया कि इनके यहाँ पर TFR यानी टोटल फर्टिलिटी जो रेट है, जिससे कि रिप्लेसमेंट रेट रीच की जाए 2 से 2.1 के बीच में रहे, ताकि जनता जितनी जिंदा है उतनी ही रहे, इनके यहाँ पर लोग नहीं बचे। बुढ़ापा तेजी से आने लगा, आबादी घटने लगी, जो लोग थे वो बूढ़े होने लगे, और जैसे ही वर्कफोर्स कम होने लगी, जापान को अपनी तरक्की में डिक्लाइन का बड़ा रीजन ह्यूमन रिसोर्स दिखाई देने लगा। जापान ने तमाम प्रयास किए तकनीकी के माध्यम से खुद को उठाने के, लेकिन ह्यूमन रिसोर्सेज ने नीचे की राह पकड़ी, और इसी बीच में जापान का दुश्मन बनकर खड़ा हो गया नॉर्थ कोरिया। असल में नॉर्थ कोरिया और कोई नहीं, चाइना द्वारा पाला गया एक उद्दंड देश था। जैसे ही पाकिस्तान अमेरिका द्वारा पाला गया, ऐसे ही नॉर्थ कोरिया चाइना द्वारा पाला गया था। और चाइना, जिसने पूरे दिमाग में यह भर रखा था कि तुमने हमारे लाखों लोगों की जान ली थी, ये नॉर्थ कोरिया को पंप करके जापानियों को डराने लगे। नॉर्थ कोरिया इधर से कोई भी मिसाइल चलाता, जापान को क्रॉस करा के दूसरी तरफ फेंक देता या जापान के किनारे डाल देता और कहता तुम्हारे पास तो कुछ नहीं है, अब हम तुम्हें मारेंगे। जापान बेचारा डर डरा कर अमेरिका के पास पहुंचता है। जापान कहता है सर जी देखो, वो हर दिन हमें धमकाता है। अमेरिका कहता है तुम हमारी सुरक्षा में हो, नॉर्थ कोरिया तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा, अब हमारे इतने सैनिकों को रखो। वर्ल्ड में इस समय
दुनिया में, वर्ल्ड में, इस समय दुनिया के किसी भी देश में अगर कहा जाए तो अमेरिका के सबसे ज्यादा सैनिक अगर किसी दूसरे देश में अमेरिका के बाद रहते हैं तो वो जापान है। अराउंड 73,000, एग्जैक्ट फिगर कोट नहीं करूंगा, मतलब बहुत बड़ी संख्या में अमेरिकी सैनिक इस समय जापान में ही बेस बनाकर रहते हैं। कारण जापान को भी बचा के रखना है, जापान कहीं उद्दंड ना हो जाए इसका भी ध्यान रखना है। ओके सर। जापान को ये रियलाइज होता है कि हमारी सुरक्षा के नाम पर ये जो सहायता संधि इन्होंने कर ली, इसका तो उपयोग दुरुपयोग में बदल गया है। ये हमको बाहर से भी नहीं बचा पा रहे, डरवा भी पूरा रहे और हमारे रिसोर्सेज का भी दोहन कर रहे हैं। जापान इन बीच में खटपटाता है, सोचता है कि यार ये तो गलत फैसला ले लिया, बड़े तो बन गए लेकिन अब आत्मरक्षा के बिना कैसे करेंगे। ये वैसे ही था जैसे ब्रिटिशर्स ने कभी भारत को सहायता संधि के नाम पर हमारे राजाओं को बिठा के शांति से रखा हुआ था कि मस्त रहो, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है टाइप से। कोई बात नहीं साहब। इस तरफ जो जापान है, ये जापान तरक्की की राह तो पकड़ रहा होता है, लेकिन अमेरिका के साथ में इसका जो ट्रस्ट है वो धीरे धीरे घट रहा होता है कि अमेरिका वालों, तुमने पहले बम फोड़ा था, उसके बावजूद भी हम तुम्हारे साथ रहे, तुम्हारे मित्र बनकर रहे, तुम्हारी हर बात, तुम्हारी हर पॉलिसी हमने मानी, उसके बावजूद भी तुम हम पर ही टैरिफ लगा दिए। मतलब एक तो तुमने ही कहा कि तुम ग्रो करो, डिफेंस पर फोकस मत करो, केवल अमेरिका का सहयोगी बनकर चलो, हम तुम्हारे साथ में व्यापार करेंगे। और व्यापार भी छोटा मोटा नहीं है, जापान अमेरिका से व्यापार करके लगभग $80 बिलियन कमाता है। जैसे भारत $45 बिलियन कमाता है, व्यापार भले ही $125 बिलियन का, इनका $250 बिलियन से ऊपर का है, लेकिन फिर भी ये $80 बिलियन साल का कमाते हैं। तो जापान वालों ने अमेरिका की वजह से ही, अमेरिका की नीतियों के चलते ही, अमेरिका के लिए काम करते हुए पैसा कमाया। भाई तुमने इनको कहा कि ऐसा करो, लेकिन ट्रंप महोदय ने आकर के कहा कि सुनो बेटा, अब तक तो हम तुम्हें प्यार से पाल रहे थे, लेकिन अब हम तुमसे जो पैसा तुम हमसे कमाए हो हम वो वापस वसूलेंगे। यानी अमेरिका की वो तमाम नीतियां जिसके चलते जापान अब तक अमेरिका पर निर्भर था, अचानक इन्होंने उसी से वसूली मार दी। इन्होंने वसूली मारी कि जो तुम कमाते हो हमसे उसका 24% हमें दोगे। अब एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, जापान की कुल जीडीपी का 8% केवल वो कार बेच के कमाता है, और दुनिया में जितनी भी कार जापान बेचता है उसमें मैक्सिमम कार वो अमेरिका को बेचता है। मैक्सिमम कार से मतलब समझिए कि बिलियंस ऑफ डॉलर में कार बेचता है। अभी मैं नंबर भी बताऊंगा, लगभग 13 लाख से ऊपर यूनिट वो बेच देता है। अब जब जापान अमेरिका को कार बेचता है, जिसमें से आपकी टोयोटा है, होंडा है, ये तमाम वो बड़ी कंपनियां हैं जो यहां से निकल करके अमेरिका में बिकती हैं। ट्रंप महाशय ने इनसे कहा कि मैं तुम्हारी कारों पर 25% टैरिफ एडिशनल लगा रहा हूं, यानी कि तुम्हारी कारें अगर बिकने आएंगी अमेरिका में तो 25% एक्स्ट्रा देंगी। जिस देश की 8% अर्थव्यवस्था कार के एक्सपोर्ट पर टिकी हो, जिस देश को बड़ा सारा पैसा केवल कार बेचकर मिलता हो, उसको आप ये कह रहे हो कि 25% टैरिफ लगा रहा हूं तुम्हारी कारों पर, अगर ये हमारे देश में बिकने आएंगी तो इतना पैसा देंगी। ऐसा क्यों हो रहा था? ट्रंप का निशाना था कि तुम्हारे देश की जो कार इंडस्ट्री है ना, वो जापान से कार बनाकर अमेरिका क्यों भेजती है। वो कार कंपनियों से कहो कि वो अमेरिका में आकर प्लांट लगाएं और यहीं से कार बनाकर बेचें, तो मैं उनके ऊपर टैरिफ नहीं लगाऊंगा। भाई अगर लाख रुपए की कार है तो 25,000 रुपए तो तुम वसूल ही रहे हो। जापान इस बात को लेकर के सक पका गया कि यार हमारी कमाई के सबसे बड़े स्रोत पर तुमने हाथ मार दिया। ट्रंप ने यह सूझबूझ कर किया था, उसने पूरी दिमाग के साथ यह काम किया था। ऐसे में जापान का शेयर बाजार धड़ाम से गिर जाता है। जब बाजार गिरता है, जापान फड़फड़ाता है, यह कहता है कि मैं तुम्हारे इस मामले को WTO में लेकर जाऊंगा। WTO की तो औकात ही क्या अमेरिका के सामने, वो कुछ नहीं बोल पाया। इस बीच में जापान चाइना और साउथ कोरिया के पास पहुंचता है कि भाई साहब सब मिल जाते हैं, अपन कुछ तो इसका इलाज निकालते हैं। लेकिन ट्रंप का कोरोना की तरह प्रकोप हर देश पर चल रहा था, कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकल कर आता। जितने भी मित्र राष्ट्र थे अमेरिका के, वो सब डसे जा रहे थे। जापान की इकोनॉमी हिलना शुरू हुई, जापान की अर्थव्यवस्था को नुकसान होना शुरू हुआ। जैसा मैंने आपको बताया, $319.2 बिलियन का जापान और अमेरिका संयुक्त ट्रेड करते हैं, जिसमें जापान से अमेरिका को 11.4 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट होता है और अमेरिका से जापान को 7.7 लाख करोड़ का इंपोर्ट होता है। जापान ट्रेड सरप्लस में रहता है, कमाता है, बस इसी कमाई पर इनका ध्यान चला जाता है। और उस कमाई का सबसे मेजर सोर्स कार निर्माण जो है, उस पर ये 25% टैरिफ एक्सपोर्ट के ऊपर लगा देते हैं। मतलब एक तरफ तो टोटल इंपोर्ट पर 24% लगी गया, 25% कार पर लगा देते हैं। इससे जापान की चिंताएं बढ़ जाती हैं, ऑटो सेक्टर पूरी तरह से हिल जाता है। जापान का ऑटो सेक्टर अमेरिका पर निर्भर है। 13.34 लाख कार साल की अमेरिका को बेची जाती हैं। मतलब $41 बिलियन की कारें अमेरिका को बेचता है जापान। इतना बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट जापान के लिए अमेरिका है।
नजर अमेरिका की इसी पर पड़ती है कि सुनो, तुम्हारी जो सबसे बड़ी नायाब चीज है उसे कहो कि वो हमारे यहां आकर लगे। अब इस बीच में जापान की सरकार के ऊपर लोगों की नजरें हो जाती हैं कि सरकार तुम निपटोगे कैसे इससे, अब ये बताओ। कहीं ना कहीं जापानियों को यह बात तो समझ में आ जाती है कि हमारे साथ चीट हो गया है। हमारी इंडस्ट्री को, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आज मान लीजिए कि भारत से बहुत सारी आईटी कंपनी अमेरिका को सर्विस देती हैं, चाहे फिर वो टीसीएस हो, चाहे फिर वो इन्फोसिस हो। इनसे यह कहा जाए कि तुम अब अमेरिका में ही बैठ करके सर्विस दोगी, अमेरिकियों को ही नौकरी दोगी, इंडिया में तुम अपना ऑफिस नहीं रखोगी। आपको सर्विस देनी है वहीं बैठकर सर्विस दो और अमेरिकियों को ही नौकरी दो। तो सोचो भारत पर क्या हाल होगा। बिल्कुल वैसा ही इन्होंने इनके साथ किया। कार निर्माण करना है वहीं आकर करो, अदरवाइज नहीं। इससे जापान का बाजार हिल गया। एक तो एक्सपोर्ट घट गए, टैरिफ और बढ़ गए, इन्फ्लेशन की मार बढ़ने लगी। और डेवलप्ड इकोनॉमी ना इन्फ्लेशन नहीं हैंडल कर पाती। जैसे हमारे जैसे देश में 4 से लेकर 6% के इन्फ्लेशन का एक कुशन है कि इतना परसेंट चलता रहेगा। और तो और हम में से बहुतों को पता भी नहीं चलता है। सरकार बोलती है हाँ भाई सब चंगा सी 4 से 6 के बीच में है, और हमको दिखता है हर साल ये दूध कल तक इतने रुपए लीटर था, आज इतने रुपए लीटर कैसे हो गया भाई? है, पिछले साल घी इतना था, आज इतना क्यों हो गया? सब्जी इतनी थी, इतनी क्यों हो गई? हमको लगता है सब सही चल तो रहा है। सरकार ने बोल दिया ना 4 से 6, तो ठीक है, सरकारी नौकरी वालों को डीए मिलकर 4 से 6 के बीच में मिल जाता है। हम 10% को भी 4 से 6 मान के जी लेते हैं। लेकिन डेवलप्ड इकोनॉमी में क्या होता है? वहां तो सब चीजें ऑनलाइन है, सब कुछ पता चलता है कि हाँ भाई इतना इतना चढ़ रहा है। इनके देश में ये पता चल जाता है कि भाई देश के अंदर टैरिफ लगते ही इन्फ्लेशन बढ़ गया है। इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो सर देश की इकोनॉमी पर नेगेटिव असर पड़ना शुरू हो रहा है, अर्थव्यवस्था बढ़ ही नहीं रही है। इससे धीरे धीरे जापान 2 साल का सबसे वर्स्ट प्रभावित हो जाता है। इसमें उम्मीद केवल किससे थी कि भाई तुम जाओ जल्दी से और जाकर के अमेरिका से ट्रेड डील करके आओ। इशिबा भागते हैं, जापान से निकल करके पहुंचते हैं, ट्रंप के साथ बात करते हैं। ट्रंप कहते हैं जल्दी से डील करो, नहीं तो मैं बढ़ा करके तुम्हारे ऊपर 35% टैरिफ लगा दूंगा। ये आदमी तो बिल्कुल गन पॉइंट पर बात करता है। गन पॉइंट पर बात करता है। जापान पूरी तरह से इस बात से डर जाता है कि कहीं हमारे देश में टेक्निकल रिसेशन ना आ जाए, क्योंकि जापान की अर्थव्यवस्था असल में टेक्नोलॉजी पर आश्रित है। बड़ी बड़ी कंपनियां, जितनी भी टेक्निकल कंपनियां हैं जापान में माल बनाती है, लेकिन टैरिफ लग गए तो करेंगे क्या? जाएंगे कैसे? काम कैसे करेंगे? ठीक है साहब। इस बीच में जापान के प्रधानमंत्री पहुंचते हैं ट्रंप के पास और ट्रेड डील साइन कर लेते हैं। ट्रेड डील साइन होती है, जुलाई 23 की खबर बनती है और उसमें खबर निकलकर इस तरह से आती है। ट्रंप कहते हैं कि हमने बहुत ही जबरदस्त काम कर लिया है, हमने जापान पर 15% टैरिफ पर डील साइन कर ली है। आप कहेंगे सर 25% तो कार पे लग रहा था, 35% की धमकी लग रही थी, 15% पे डील साइन कैसे हुई? अब आपके दिमाग में भी आएगा 24% तो तुमने नॉर्मल ही लगा रखा था, 15% पे डील कैसे साइन हुई? कुछ तो गड़बड़ था। गड़बड़ क्या था वो जान लो। अमेरिका ने यानी कि ट्रंप ने जापान से एक बहुत बड़ी डील कर ली और वो ये था कि जापान वालों तुम्हें $550 बिलियन का इन्वेस्टमेंट अमेरिका में करना है और उससे कमाओगे तुम नहीं, ये नेट इनकम में से इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। $550 बिलियन का इन्वेस्टमेंट। अब ये कितना होता है ऐसे समझो। थोड़े दिन पहले हमने इस बात की मजाक बनाई थी कि चाइना ने पाकिस्तान में $50 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया और पूरा पाकिस्तान, आधा पाकिस्तान खरीद लिया। और समझाऊं, अभी हमने तारीफ इस बात की थी कि जापान ने भारत में $67 बिलियन का अगले 10 साल में इन्वेस्टमेंट का प्रॉमिस किया है। उस पर हमने तालियां बजाई थी कि जापान हमारा मित्र है। सोचो, ट्रंप ने इनसे $550 बिलियन यानी 10 टाइम्स जिसको चाइना ने पाकिस्तान को दिया, या लगभग 9 टाइम्स जितना जापान ने अगले 10 सालों के लिए भारत को बोला, उसका एक झटके में अमेरिका जापान से मांग लिया। $550 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करोगे राइट नाउ। इन्वेस्टमेंट के लिए जापान तैयार हो जाता है। इस बात पर इनके जो ट्रेड सेक्रेटरी हैं, जो भारत के लिए कह रहे थे कि भारत को झुकना पड़ेगा, शर्तें माननी पड़ेंगी, ये हंसते हुए व्यंग कर देते हैं कि उनके पास था ही क्या ऑप्शन, उनको तो आना ही था। ये आदमी बहुत, मतलब इस समय भारतीयों की भी नजरों में सबसे गंदा चढ़ा हुआ है। मतलब ये वो व्यक्ति है जिसने थोड़े दिन पहले कहा था ना 3 शर्तें हैं, भारत को झुकना ही पड़ेगा, भारत माफी मांगेगा। ये इनका वाणिज्य मंत्री है लुटनिक। जापान ही मजाक बना लेता है। मजाक तो बनती है, जापानियों का हृदय इस बात से टूटता तो है। और निश्चित ही बात है, देखिए क्या है, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। जापान ने गरल तो रखा ही नहीं, जहर तो था ही नहीं, उसने डिफेंस तो रखा ही नहीं। आज भारत का अलग स्टैंड क्यों है? क्योंकि न्यूक्लियर बॉम्ब रखता है।
न्यूक्लियर बॉम्ब भारत के लिए एक नेगोशिएटिंग पावर बनी हुई है। जापान ने तो पूरे हथियार ही छोड़ रखे हैं ना, वो तो पूरी तरह अमेरिका पर निर्भर है, एक्सटेंडेड कॉलोनी अमेरिका की। ऐसे में 550 बिलियन डॉलर अमेरिका में लगाने हैं और 15% की टैरिफ डील लेकर ये चले आते हैं और उनका इम्पोजिशन 4 सितंबर से लागू हो जाता है। जैसे ही ये घटना लागू होती है 4 सितंबर को, जापान के अंदर हड़बड़ाहट मच जाती है। लोग जापान के पूछने लगते हैं कि क्या हम लोगों ने गलती कर दी। अमेरिका इतनी ही डील पर नहीं नेगोशिएट करता है, साथ में यह भी कहता है कि तुम्हें अमेरिका से जो गाड़ियां आ रही हैं उनके लिए बाजार जापान में खोलना पड़ेगा। और तो और चावल फसलें जितनी भी हैं, जैसे भारत के लिए कहा गया था ना कि जीएम क्रॉप्स को अपने देश में बिकने दो, अमेरिकी फसलों को तुम जापानी बाजार में बिकने दोगे। लोगों के अंदर अनरेस्ट पैदा होता है। ट्रंप ने जापान से कहा कि तुम हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट भी खरीदोगे और हमारी कारें भी खरीदोगे। ये एग्री करके चले आते हैं। जापान ने अपनी तरफ से जो डील करी, इस डील से जापानियों में रोष होता है, पार्टी में अविश्वास पैदा होता है। परिणाम स्वरूप प्रधानमंत्री को पद से इस्तीफा देना पड़ता है। प्रधानमंत्री जिन्होंने ये एग्रीमेंट किया, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अब देखिए, चूंकि आप एग्रीमेंट कर चुके हैं, उसके बावजूद आप इस्तीफा दे रहे हैं, तो कोई लॉजिक नहीं बनता। अगर इन्हें इस्तीफा देना ही था तो शर्तें मानने से पहले देना चाहिए था। अब उस इस्तीफे का कोई मतलब नहीं है। आप खत्म कर चुके हैं इस पूरी कहानी को, उसके बाद जाके कहते हैं सॉरी भाई मैं तो चला। इसका कोई मतलब नहीं है। यानी इतिहास इन्हें कोई मतलब कि साहब शहीद हो गए थे या बलिदान हो गए थे इसके लिए याद नहीं रखेगा। डुबो दिए थे और फिर जाकर के तुम जाकर सरेंडर कर दिए, कोई लॉजिक नहीं बचा। यही कारण है कि इनके देश के प्रमुख कारणों में कहा जा रहा है कि साहब इनको अपोजिशन का सपोर्ट नहीं मिल रहा था, स्वाभाविक सी बात है। इनके यहां पर जनता नाराज थी, ये भी स्वाभाविक सी बात है। ऐसे में अब प्रधानमंत्री पद पर नए 5 दावेदार हैं, इनमें से कोई भी आएगा। फिलहाल तो एलडीपी की तरफ से ही आएगा, लेकिन यह तय है कि ट्रंप ने इनकी सत्ता को उखाड़ फेंका, जापान को उसकी असलियत याद दिला दी। और जब इनसे पूछा गया, ट्रंप से आज का ही पूछा गया कि सर आपको पता है जापान के पीएम ने इस्तीफा दे दिया है, क्यों दे दिया? वो तो अच्छा डील करके गया था। मतलब उसको कोई फर्क नहीं पड़ा इस बात से। ठीक है करो, मेरे लिए तो तुम फायदे का सौदा करके चले गए। अब वो फायदे का सौदा आने वाली सरकारें पलटने की हिम्मत रखें, जापानियों से ये उम्मीद की जाती है। जापान को शायद अपना पुराना इतिहास याद करना होगा, अदरवाइज ये व्यक्ति अभी तो साउथ कोरिया का भी बहुत बुरा हाल करने वाला है। खैर, फिलहाल के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आप सभी साथियों को ये जानकारी सही से समझ में आई होगी। अगर जानकारी समझ में आई हो तो अपने सभी साथियों के साथ साझा करिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और